बिना लड़े अपनी बात मनवाओ, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस हिंदी बुक समरी। सोचो, राहुल और प्रिया दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं, सेम डेजिग्नेशन, सेम एक्सपीरियंस, सेम परफॉर्मेंस रेटिंग। एनुअल अप्रेजल का टाइम आया। राहुल अपने बॉस के कैबिन में जाता है, नर्वस है, कहता है, सर मुझे लगता है मुझे अच्छी इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस साल। बॉस सिंपैथेटिकली स्माइल करता है और कहता है, राहुल तुमने अच्छा काम किया, पर कंपनी की पॉलिसी है सबको सेम 8% मिलेगा, आई कांट डू एनीथिंग। राहुल डिसअपॉइंट होकर हाँ बोल देता है और बाहर आ जाता है। प्रिया का टर्न आता है। वो भी सेम कैबिन में जाती है, पर उसका अप्रोच बिल्कुल अलग है। वो कहती है, सर आपको लगता है कि मेरे इस साल के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए 8% इंक्रीमेंट जस्टिफाइड है। बॉस थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है, कहता है, देखो प्रिया, ये कंपनी पॉलिसी है। प्रिया कामली कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, पर आप ये बताइए कि अगर आप मेरी जगह होती और आपने वो 3 मेजर प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए होते जो मैंने किए, तो आपको क्या लगता जस्टिफाइड होता? 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद प्रिया को 15% इंक्रीमेंट मिलता है, प्लस प्रमोशन की अश्योरेंस नेक्स्ट क्वार्टर में। क्या डिफरेंस था दोनों में? कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस? नहीं, डिफरेंस था नेगोशिएशन साइकोलॉजी की समझ में। राहुल ने आर्गुमेंटेशन किया, प्रिया ने टैक्टिकल एम्पैथी और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस यूज किए, जो क्रिस वॉस, एक रिटायर्ड FBI हॉस्टेज नेगोशिएटर ने अपनी बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस में सिखाई है। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो FBI क्रिमिनल से हॉस्टेजेस रिलीज कराने के लिए यूज करती है, और तुम इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, चाहे सैलरी नेगोशिएशन हो, वेंडर से डिस्काउंट लेना हो, फैमिली में कोई डिसीजन लेना हो, या रिलेशनशिप्स में अपनी बात मनवानी हो, वो भी बिना फाइट किए, बिना अग्रेसिव हुए। ये वो स्किल्स हैं जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाती, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि तुम कंप्लायंट बनो, असर्टिव नहीं। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट पहले देखो, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे जोक्स फॉरवर्ड करते हो, इंस्टाग्राम पे रैंडम पोस्ट्स लाइक करते हो बिल्कुल फ्री में। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है सब्सक्राइब का, जो लिटरली तुम्हारी कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स ट्रांसफॉर्म कर सकता है इस नॉलेज से। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन कंटेंट तुम्हारे लिए, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है डेली लाइफ में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद कम्युनिकेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी बात रखने में हेजिटेट करते हैं, जो नेगोशिएट करना सीखना चाहते हैं। तो लाइक बटन अभी दबा दो। बाकी मैं तुम्हें इतना पावरफुल कंटेंट दूंगा कि तुम कल से ही ये टेक्निक्स ट्राई कर पाओगे अपनी रियल सिचुएशंस में। आज हम क्रिस वॉस के नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के थ्रू कवर करेंगे स्पेसिफिकली 6 पावरफुल नेगोशिएशन टेक्निक्स। पहला, टैक्टिकल एम्पैथी का पावर। ये समझ गए तो तुम्हें पता चलेगा कि दूसरे पर्सन को इमोशनली अपने साइड कैसे लाना है बिना मैनिपुलेशन के। दूसरा, मिररिंग टेक्निक, एक सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक जो दूसरे पर्सन को ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल और ओपन बनाना सिखाती है। तीसरा, लेबलिंग इमोशंस, कैसे दूसरे पर्सन की हिडन फीलिंग्स को एक्नॉलेज करके उन्हें डिफ्यूज करना और ट्रस्ट बिल्ड करना। चौथा, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, ये FBI का सीक्रेट वेपन है जो दूसरे पर्सन को उन्हें रियलाइज कराए बिना अपनी पोजीशन चेंज करने पे मजबूर कर देता है। पांचवा, द पावर ऑफ नो, क्यों हाँ एक्सपेक्ट करना गलत स्ट्रेटजी है और कैसे नो को टैक्टिकली यूज करना चाहिए। और छठा, एकरमैन बार्गेनिंग मॉडल, एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला जो किसी भी प्राइस नेगोशिएशन में काम करता है। हर टेक्निक के साथ तुम्हें मिलेगा एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, रियल इंडियन वर्कप्लेस और लाइफ एग्जांपल, और एक इमीडिएटली एक्शनेबल स्टेप जो तुम आज शाम से ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला टेक्निक सबसे पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारी पूरी अप्रोच टुवर्ड्स डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो टॉप नेगोशिएटर्स और सक्सेसफुल बिजनेस पीपल यूज करते हैं, पर कॉमन लोगों को नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं पहले टेक्निक से, जो फाउंडेशन है सबकी, टैक्टिकल एम्पैथी। और ये रेगुलर एम्पैथी से बिल्कुल अलग क्यों है? क्रिस वॉस कहते हैं एक पावरफुल लाइन, टैक्टिकल एम्पैथी इज अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स एंड माइंडसेट ऑफ अनदर इन द मोमेंट एंड ऑल्सो हियरिंग व्हाट इज बिहाइंड दोज फीलिंग्स। मतलब ये सिर्फ सिंपैथी या फेक एम्पैथी नहीं है जहां तुम प्रिटेंड करो कि तुम्हें केयर है। ये जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है दूसरे पर्सन की पर्सपेक्टिव की, उसकी फियर्स की, उसके मोटिवेशंस की, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेटेजिकली यूज करना अपने नेगोशिएशन में। देखो, ज्यादातर लोग नेगोशिएशन में क्या करते हैं? वो फोकस करते हैं अपने पॉइंट्स पे, अपने लॉजिक पे, अपने आर्ग्यूमेंट्स पे। वो सोचते हैं मैं इतना स्ट्रॉन्ग केस बना दूंगा कि दूसरा पर्सन मान जाएगा।
पर साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन डिसीजंस 90% इमोशनल होते हैं और सिर्फ 10% लॉजिकल। तो अगर तुम सिर्फ लॉजिक से कन्विंस करने की कोशिश करोगे तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि दूसरा पर्सन इमोशनली अलाइंड नहीं है तुम्हारे साथ। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब है पहले दूसरे पर्सन को इमोशनली वैलिडेट करना, उसके कंसर्न्स को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करना और एक्नॉलेज करना, और फिर जब वो फील करे कि हाँ ये पर्सन मुझे समझ रहा है, तब वो तुम्हारी बात सुनने के लिए ओपन होता है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है जो एक्चुअली हेल्दी कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पावरफुल एग्जाम्पल लेते हैं। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपनी टीम लीड से रिमोट वर्क का ऑप्शन मांगना चाहता है। अगर वो नॉर्मल अप्रोच यूज करे तो वो जाएगा और बोलेगा, सर मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए क्योंकि मेरा कम्यूट 2 घंटे का है और मैं घर से भी अच्छे से काम कर सकता हूँ। लीड का टिपिकल रिस्पॉन्स होगा, विक्रम टीम कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ऑफिस प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी नहीं है WFH की। कॉन्वर्सेशन खत्म। पर अगर विक्रम टैक्टिकल एम्पैथी यूज करे तो अप्रोच बिल्कुल अलग होगी। वो जाके पहले कहेगा, सर मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए टीम मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और शायद आपको कंसर्न है कि अगर लोग WFH करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी और आप पर प्रेशर आएगा डिलीवरी का। देखो क्या हुआ, विक्रम ने लीड की हिडन कंसर्न को वर्बलाइज कर दिया। लीड फील करेगा कि हाँ ये बंदा मेरी पोजीशन समझ रहा है। फिर विक्रम कहेगा, आपको ये भी लगता होगा कि अगर मैं WFH करूंगा तो बाकी टीम मेंबर्स भी मांगेंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। फिर वो सॉल्यूशन देगा, क्या हम एक ट्रायल कर सकते हैं जहां मैं 2 दिन WFH करूं और स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स कमिट करूं उन दिनों की, और अगर प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो तो हम वापस ओल्ड अरेंजमेंट पे आ जाएंगे। इस तरह आपको रिस्क भी कम होगा और डेटा भी मिलेगा डिसीजन लेने के लिए। देखो डिफरेंस, पहले अप्रोच में सिर्फ विक्रम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। दूसरे अप्रोच में विक्रम ने लीड की कंसर्न्स को जेन्युइनली एक्नॉलेज किया, वैलिडेट किया और फिर सॉल्यूशन दिया जो लीड के लिए भी कंफर्टेबल था। रिजल्ट, ज्यादा चांसेस हैं कि लीड अग्री करेगा क्योंकि उसको फील हुआ कि उसकी कंसर्न्स कंसीडर हुई है। टैक्टिकल एम्पैथी का कोर ये है कि तुम दूसरे पर्सन की पोजीशन को जेन्युइनली समझो, उसके फियर्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें एड्रेस करो बिफोर पुशिंग योर एजेंडा। FBI ने ये टेक्निक हॉस्टेज सिचुएशंस में यूज की, जहां किडनैपर इमोशनली अनस्टेबल होता है, एंग्री होता है, डेस्परेट होता है। अगर नेगोशिएटर सिर्फ डिमांड करे कि हॉस्टेज रिलीज करो तो किडनैपर और डिफेंसिव हो जाएगा। पर अगर नेगोशिएटर पहले किडनैपर की फ्रस्ट्रेशन, उसकी ग्रीवेंसेस, उसकी डेस्परेशन को एक्नॉलेज करे, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें लगता है सिस्टम ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब किडनैपर थोड़ा काम होता है क्योंकि उसको लगा कि कोई तो उसकी बात समझ रहा है। तब वो नेगोशिएशंस के लिए ओपन होता है। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होती है हर नेगोशिएशन में, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। तो प्रैक्टिकल एक्शन क्या है? अगले 24 घंटे में जब भी किसी से कोई डिसएग्रीमेंट हो या कुछ मांगना हो, पहले कॉन्शियसली 2 मिनट निकाल के सोचो, व्हाट इज द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, व्हाट आर देयर फियर्स, व्हाट आर देयर कंस्ट्रेंट्स। फिर कॉन्वर्सेशन में सबसे पहले उनकी कंसर्न्स एक्नॉलेज करो जेन्युइनली। यूज फ्रेजेस लाइक, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए ये कंसर्न है, आपको शायद लगता होगा कि मुझे पता है आपकी पोजीशन में ये चैलेंज है। जब दूसरा पर्सन फील करेगा कि तुम जेन्युइनली उसकी पोजीशन समझ रहे हो, तब वो तुम्हारी बात सुनने के लिए ज्यादा विलिंग होगा। एक नोटबुक में लिखो आज रात, बिफोर माय नेक्स्ट आस्क आई विल अंडरस्टैंड देयर फियर्स फर्स्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और तुमने डिसाइड किया कि पहले दूसरे की पोजीशन समझोगी, तो कमेंट में लिखो आई अंडरस्टैंड फर्स्ट, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियसली इंप्लीमेंट करेंगे। चलो अब चलते हैं अगले टेक्निक पर, जो सरप्राइजिंगली सिंपल है पर इंसेनली पावरफुल। मिररिंग, और कैसे 1-2 शब्द रिपीट करके तुम किसी को भी ओपन कर सकते हो। क्रिस वॉस कहते हैं, मिररिंग इज द आर्ट ऑफ इंसिनुएटिंग सिमिलैरिटी। मतलब जब तुम किसी की बातों को, बॉडी लैंग्वेज को या लास्ट फ्यू वर्ड्स को सटली रिपीट करते हो, तो अनकॉन्शियसली दूसरा पर्सन फील करता है कि हाँ ये पर्सन मेरे जैसे है, मुझे समझता है, कंफर्टेबल है। और जब कंफर्ट आता है तो ट्रस्ट आता है, और जब ट्रस्ट आता है तो लोग ज्यादा ओपनली बात करते हैं। FBI में इसको इंटेरोगेशन टेक्निक के तौर पे यूज किया जाता था। सस्पेक्ट कुछ बोलेगा और इन्वेस्टिगेटर उसके लास्ट 2-3 वर्ड्स को क्वेश्चन की तरह रिपीट कर देगा विद अ स्लाइट अपवर्ड इन्फ्लेक्शन। सस्पेक्ट अनकॉन्शियसली इलैबोरेट करने लगेगा। एग्जाम्पल, सस्पेक्ट कहता है, मैं उस दिन मार्केट गया था। इन्वेस्टिगेटर सिंपली बोलेगा, मार्केट गया था, विद क्यूरियोसिटी, और सस्पेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेल देने लगेगा। हाँ, सुबह 10 बजे वेजिटेबल्स लेनी। वो डिफेंड नहीं कर रहा, इलैबोरेट कर रहा है, क्योंकि मिरर ने उसको कंफर्टेबल फील कराया।
इंडिया में देखो कितनी बार होता है, तुम किसी से कुछ पूछते हो और वो शॉर्ट आंसर देता है और बंद हो जाता है। अगर तुम इंटेरोगेट करो अग्रेसिवली, पर क्यों ऐसा किया, क्या रीजन था, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। पर अगर तुम सिंपली लास्ट वर्ड्स मिरर करो क्यूरियस टोन में, तो वो ऑटोमेटिकली खुलने लगता है। रियल एग्जाम्पल लेते हैं सेल्स नेगोशिएशन से। नेहा एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। उसको एक क्लाइंट मिला जो वेबसाइट डिजाइन करवाना चाहता है। क्लाइंट का बजट 20,000 है, नेहा का कोट 50,000 है। नॉर्मल नेगोशिएशन में क्या होगा? नेहा बोलेगी मेरे सर्विसेज प्रीमियम है, मार्केट रेट यही है। क्लाइंट बोलेगा मेरे पास बजट नहीं है और डेडलॉक हो जाएगा। पर नेहा ने मिररिंग यूज की। क्लाइंट ने कहा मेरा बजट सिर्फ 20,000 है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। नेहा ने कामली बोला 20,000 विद अ क्यूरियस टोन, अग्रेसिव नहीं, जजमेंटल नहीं, बस क्यूरियस। क्लाइंट ने ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन करना शुरू किया, हाँ एक्चुअली अभी मेरा बिजनेस न्यू है, कैश फ्लो टाइट है, मैंने सोचा फर्स्ट वेबसाइट सिंपल रखूंगा। नेहा फिर बोली फर्स्ट वेबसाइट सिंपल रखेंगे? क्लाइंट ने बोला हाँ, बाद में जब बिजनेस ग्रो करेगा तब अपग्रेड कर लूंगा। अब देखो क्या हुआ, मिररिंग से नेहा ने क्लाइंट की एक्चुअल सिचुएशन समझ ली। क्लाइंट डिफेंसिव नहीं हुआ, खुल के बात की। अब नेहा एक इंटेलिजेंट सोल्यूशन दे सकती है। समझ आया? तो क्या हम ऐसे करें, मैं आपको 25,000 में बेसिक वेबसाइट दे दूंगी जो प्रोफेशनल दिखेगा, और जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा 6 महीने बाद तो मैं आपको अपग्रेड करूंगी डिस्काउंटेड रेट पे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लाइंट होंगे। इस तरह आपका करंट बजट भी मैनेज हो जाएगा और फ्यूचर रिलेशनशिप भी बन जाएगी। क्लाइंट अग्री हो गया क्योंकि उसको लगा ये डिजाइनर मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है। ये सब हुआ मिररिंग से, जो कॉन्वर्सेशन को ओपन कर देता है और रियल इश्यूज सरफेस करता है। मिररिंग दो तरह से होती है। वर्बल मिररिंग, जहां तुम दूसरे पर्सन के लास्ट फ्यू वर्ड्स रिपीट करते हो, और नॉन वर्बल मिररिंग, जहां तुम सटली उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, पेस मैच करते हो। दोनों पावरफुल हैं। वर्बल मिररिंग कॉन्वर्सेशन में यूज करो जब तुम्हें लगता है दूसरा पर्सन कुछ छुपा रहा है या शॉर्ट आंसर्स दे रहा है। सिंपली लास्ट 1 to 3 वर्ड्स रिपीट करो विद क्यूरियोसिटी। नॉन वर्बल मिररिंग यूज करो रैपो बिल्डिंग के लिए। अगर दूसरा पर्सन स्लो बोल रहा है तो तुम भी थोड़ा स्लो बोलो। अगर वो लीन फॉरवर्ड कर रहा है तो तुम भी थोड़ा लीन फॉरवर्ड करो सटली। ये अनकॉन्शियसली ट्रस्ट क्रिएट करता है। पर ध्यान रहो, मिररिंग सटल होनी चाहिए, ऑब्वियस नहीं। अगर तुम एग्जैक्टली कॉपी करोगे तो क्रीपी लगेगा और बैकफायर करेगा। नेचुरल रखो, 2 से 3 सेकंड डिले के साथ करो। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, आज या कल जब किसी से इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो, कॉन्शियसली एक बार मिररिंग ट्राई करो। जब वो कुछ बोले, उसकी लास्ट 2-3 वर्ड्स को क्वेश्चन फॉर्म में रिपीट करो क्यूरियस टोन के साथ, और ऑब्जर्व करो कैसे वो ऑटोमेटिकली इलैबोरेट करने लगता है। स्पेशली यूजफुल है जब कोई रिलक्टेंट हो बात करने को, डिफेंसिव हो या गार्डेड हो। मिररिंग उन्हें स्लोली ओपन कर देगी। मीटिंग्स में, सेल्स कॉल्स में, इवन पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में ये टेक्निक गोल्डन है। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी कॉन्शियसली मिररिंग यूज की है? सिर्फ हाँ या ना लिखो। अब आते हैं तीसरे टेक्निक पर, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है इनिशियली, पर बहुत इफेक्टिव। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगी तो तुम वही पुरानी गलतियां रिपीट करती रहोगी नेगोशिएशंस में। लेबलिंग इमोशंस, मतलब दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई करना और वर्बलाइज करना कॉन्वर्सेशन में। क्रिस वॉस का कहना है, The fastest and most efficient means of establishing rapport is through the recognition and vocalization of emotions. मतलब जब तुम दूसरे पर्सन के इमोशंस को एक्यूरेटली लेबल कर देते हो, it seems like you're frustrated, it looks like this is important to you, it sounds like you're worried about. तो दो पावरफुल चीजें होती हैं। पहला, वो पर्सन फील करता है अंडरस्टूड, वैलिडेटेड। दूसरा, वो इमोशन को एक्सटर्नलाइज कर देता है, मतलब अब वो इमोशन उसके अंदर बिल्डअप नहीं कर रहा, उसके बाहर आ गया और डिस्कस हो रहा है, जिससे वो डिफ्यूज हो जाता है। ये स्पेशली पावरफुल है जब कोई पर्सन एंग्री है, डिफेंसिव है या स्कैर्ड है। अगर तुम उनके इमोशन को इग्नोर करके डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप करते हो तो वो और डिफेंसिव हो जाएगा। पर अगर तुम पहले इमोशन को एक्नॉलेज करो, लेबल करो, वैलिडेट करो, तो वो काम होने लगता है। ये टेक्निक वो है जो थेरेपिस्ट्स यूज करते हैं, पर नेगोशिएशन में भी इक्वली पावरफुल है, क्योंकि नेगोशिएशंस इनहेरेंटली इमोशनल होते हैं, चाहे लॉजिकली डिस्कस हो रहे हो। इंडियन वर्कप्लेस में एग्जांपल देखते हैं। अर्जुन एक मैनेजर है, उसकी टीम मेंबर कविता एक प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस कर देती है। अर्जुन फ्रस्ट्रेटेड है, पर उसको इशू रिजॉल्व भी करना है फ्यूचर के लिए। अगर वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करे, कविता तुमने डेडलाइन मिस की, ये अनप्रोफेशनल है, तुम्हें ज्यादा सीरियस होना चाहिए।
तो कविता डिफेंसिव हो जाएगी, एक्सक्यूजेस देगी और ट्रस्ट डैमेज होगा। पर अगर अर्जुन लेबलिंग यूज करी तो अप्रोच ये होगी। मीटिंग में अर्जुन कामली बोलेगा, कविता, इट सीम्स लाइक यू बीन ओवरवेल्म्ड विद वर्क लेटली। ये एक लेबल है इमोशन का विदाउट एक्यूजेशन। कविता थोड़ा सरप्राइज्ड होगी पर फील करेगी कि हाँ, सच में ओवरवेल्म थी। फिर अर्जुन कहेगा, इट लुक्स लाइक यू माइट बी वरीड अबाउट डिसअपॉइंटिंग द टीम। अनदर लेबल। कविता डिफेंसेस डाउन होंगी क्योंकि अर्जुन अटैक नहीं कर रहा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। तब कविता ओपनली बोलेगी, एक्चुअली हाँ सर, मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ थे और मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पाई और मैं नर्वस थी आपसे बात करने को कि हेल्प मांगू। अब रियल इशू सरफेस हुआ, वर्कलोड मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। अर्जुन अब कंस्ट्रक्टिवली सॉल्व कर सकता है। I understand. Going forward, let's have a weekly check-in where you can flag if you're overloaded और हम together prioritize कर लेंगे। इस तरह आपको सपोर्ट भी मिलेगा और डेडलाइंस भी मैनेज हो जाएंगी। देखो कैसे लेबलिंग ने एक पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्चुअल कॉन्वर्सेशन को कंस्ट्रक्टिव बनाया। लेबलिंग का स्ट्रक्चर सिंपल है। यूज फ्रेजेस लाइक इट सीम्स लाइक, इट साउंड्स लाइक, इट लुक्स लाइक, फॉलोड बाय द इमोशन और कंसर्न। ये टेंटेटिव लैंग्वेज है जो अक्यूजेटरी नहीं लगती। और इंपॉर्टेंटली, जब तुम लेबल करो फिर पॉज करो, साइलेंट रहो, दूसरे पर्सन को स्पेस दो रिस्पॉन्ड करने का। वो या तो कंफर्म करेगा लेबल को, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, या करेक्ट करेगा, नहीं एक्चुअली मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। दोनों केसेस में तुम्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली और कॉन्वर्सेशन डीपेंड। लेबलिंग नेगेटिव इमोशंस को डिफ्यूज करता है। इट सीम्स लाइक यू आर एंग्री अबाउट दिस डिसीजन। जब तुम ये बोल्डली बोल दोगे तो वो पर्सन या तो कंफर्म करेगा और वेंट करेगा जो हेल्दी है, या डिनाई करेगा, नहीं एंग्री नहीं हूं, जस्ट कंसर्न्ड हूं, और फिर एक्चुअल कंसर्न डिस्कस हो जाएगा। पर अगर तुम इमोशन को इग्नोर करोगे तो वो अंडरग्राउंड रहेगा और कम्युनिकेशन को सबोटाज करेगा। लेबलिंग पॉजिटिव इमोशंस को रीइंफोर्स करता है। इट साउंड्स लाइक दिस प्रोजेक्ट रियली एक्साइट्स यू। जब तुम ये बोलोगे तो वो पर्सन उस एक्साइटमेंट को और फील करेगा और मोटिवेटेड होगा। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, नेक्स्ट 3 कॉन्वर्सेशंस में जो तुम्हें डिफिकल्ट लग सकती हैं, कॉन्शियसली एक बार इमोशन लेबल करो, ऑब्जर्व करो दूसरे पर्सन का रिस्पॉन्स। इनिशियली ऑकवर्ड लग सकता है पर रैपिडली कंफर्टेबल हो जाएगा जब तुम रिजल्ट्स देखोगे। फ्रेजेस प्रैक्टिस करो। इट सीम्स लाइक दिस इज स्ट्रेसफुल फॉर यू। इट लुक्स लाइक यू आर अनसर्टेन अबाउट दिस। इट साउंड्स लाइक दिस मैटर्स अ लॉट टू यू। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत डीप है। रोज 2 मिनट मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, डिफरेंट सिनेरियोज इमेजिन करके। 15 दिन में ये नेचुरल बन जाएगा तुम्हारे लिए। कमेंट में लिखो आई लेबल इमोशंस अगर तुम ये कमिट कर रहे हो। चलो अब चलते हैं चौथी टेक्निक पर जो मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस बुक से। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी नेवर स्प्लिट द डिफरेंस से। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस और क्यों ये FBI का सीक्रेट वेपन है किसी को भी अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए बिना उन्हें रियलाइज कराए। क्रिस वॉस कहते हैं, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस आर क्वेरीज दैट द अदर साइड कैन रिस्पॉन्ड टू बट दैट हैव नो फिक्स्ड आंसर्स। मतलब ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जो स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं दूसरे पर्सन को थिंकिंग मोड में डालने के लिए, डिफेंसिव मोड में नहीं। ये क्वेश्चंस मोस्टली हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं, व्हाई से नहीं, क्योंकि व्हाई अक्यूजेटरी लग सकता है। जब तुम कैलिब्रेटेड क्वेश्चन पूछते हो तुम दूसरे पर्सन को कंट्रोल दे रहे हो सीमिंगली, पर एक्चुअली तुम कॉन्वर्सेशन को गाइड कर रही हो अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में। एग्जाम्पल, अगर तुम डायरेक्टली बोलो आपको ये करना चाहिए, डिफेंसिव रिस्पॉन्स आएगा। पर अगर तुम पूछो हाउ कैन वी सोल्व दिस या व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, तो दूसरा पर्सन कोलैबोरेटिव मोड में आता है। वो सॉल्यूशन सोचने लगता है जो तुम्हें बेनिफिट करें क्योंकि तुमने उसको प्रोसेस में इन्वॉल्व किया। ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देता है जो नेगोशिएशंस में बहुत पावरफुल है। इंडियन फैमिली डायनामिक्स में पावरफुल एग्जाम्पल है। सोचो, रमेश और उसकी वाइफ सुनीता, उनका बेटा कॉलेज में है और उसने इंजीनियरिंग की जगह म्यूजिक परस्यू करने का डिसाइड किया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में रमेश क्या करेगा? नहीं, तुम इंजीनियरिंग करोगे, म्यूजिक में फ्यूचर नहीं है, मैं नहीं मानता ये डिसीजन। बेटा रेबल करेगा, आर्ग्यूमेंट होगा, रिलेशनशिप स्ट्रेन होगा। पर अगर रमेश कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस यूज करे तो अप्रोच बिल्कुल अलग होगी। वो बेटा से पूछेगा, बेटा मुझे समझाओ, म्यूजिक से तुम 5 साल बाद फाइनेंशियली कैसे स्टेबल होगे? हाउ विल यू सपोर्ट योरसेल्फ? देखो, ये क्वेश्चन अक्यूजेटोरी नहीं है, ये जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखा रहा है। बेटा को एक्चुअली थिंक करना पड़ेगा रियलिस्टिक प्लान के बारे में। फिर रमेश पूछेगा, व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक यू विल फेस इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? और तुमने क्या प्रिपरेशन की है उन चैलेंजेस के लिए?
अब बेटा को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ रहा है। अगर उसका प्लान सॉलिड है वो एक्सप्लेन करेगा और रमेश को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर प्लान वीक है बेटा खुद रियलाइज करेगा गैप्स और शायद ज्यादा बैलेंस डिसीजन ले। फिर रमेश पूछेगा, हाउ कैन आई सपोर्ट यू इन दिस जर्नी इन अ वे दैट कीप्स यू फाइनेंशियली सिक्योर भी। ये क्वेश्चन ने कॉन्वर्सेशन को कोलैबोरेटिव बना दिया। बेटा और रमेश साथ में सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे इनिशियली इंजीनियरिंग करो, साइड में म्यूजिक कंटिन्यू करो, फिर ग्रेजुअली ट्रांजिशन करो अगर म्यूजिक में सक्सेस मिले। देखो कैसे कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस ने पोटेंशियल फाइट को प्रोडक्टिव डिस्कशन में कन्वर्ट कर दिया। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस का मैजिक ये है कि ये दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डाल देते हैं। जब कोई तुमसे बोले, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, अगर तुम आर्ग्यू करो, क्यों नहीं कर सकते, ये रीजनेबल डिमांड है, तो डिफेंसिवनेस बढ़ेगी। पर अगर तुम पूछो, व्हाट मेक्स दिस डिफिकल्ट फॉर यू, या हाउ कैन वी मेक दिस वर्क गिवन योर कंस्ट्रेंट्स, तो वो पर्सन अब सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने लगता है तुम्हें हेल्प करने के। ऑफिस नेगोशिएशंस में ये गोल्डन है। बॉस कहता है, तुम्हें 10% से ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता। अगर तुम आर्ग्यू करो, पर मैं डिजर्व करता हूं 20%, डेडलॉक होगा। पर अगर तुम पूछो, what can I do in the next quarter to make a 15% increment possible? What specific achievements would justify that? तो तुमने कॉन्वर्सेशन को फॉरवर्ड लुकिंग और एक्शनेबल बना दिया। बॉस को एक्चुअली क्राइटेरिया सोचना पड़ेगा और वो क्राइटेरिया तुम्हें रोड मैप देगा अपने गोल तक पहुंचने का। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस के कुछ पावरफुल एग्जांपल्स जो तुम्हें याद रखने चाहिए। हाउ एम आई सपोज्ड टू डू दैट? जब कोई अनरीजनेबल डिमांड करे। What's the biggest challenge you're facing with this? जब negotiation stuck हो। How does this affect you? जब दूसरा person resistant हो। What would you like me to do? जब conflict हो। How can we solve this in a way that works for both of us? जब compromise ढूंढना हो। इन questions का structure non-threatening है, collaborative है और ये दूसरे person को co-creator बनाता है solution का, opponent नहीं। अब तक हमने दूसरों के साथ नेगोशिएट करना सीखा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, तुम्हारा खुद का नेगोशिएशन साइकोलॉजी। प्रैक्टिकल एक्शन क्या है? एक लिस्ट बनाओ, माय कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस टूलकिट नाम से। कॉमन सिचुएशंस आइडेंटिफाई करो जहां तुम्हें नेगोशिएट करना पड़ता है, जैसे सैलरी डिस्कशन, वेंडर नेगोशिएशन, फैमिली डिसीजंस, प्रोजेक्ट डेडलाइंस। हर सिचुएशन के लिए 3-4 कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करो जो हाउ और व्हाट से शुरू हो। एग्जाम्पल, सैलरी नेगोशिएशन के लिए, what can I do to be in the top performer bracket? How is the increment decided for someone at my level? What additional responsibilities can I take to justify a higher increment? Vendor negotiation के लिए, how can we make this work within my budget? What flexibility do you have on pricing for a long-term contract? Family decisions के लिए, what concerns do you have about this decision? How can we address everyone's needs here? ये क्वेश्चंस नोटबुक में लिखो और नेक्स्ट नेगोशिएशन से पहले रिवाइज करो। जब रियल सिचुएशन आई तो तुम्हें फ्लुएंटली ये क्वेश्चंस यूज करने आएंगे। इनिशियली कॉन्शियस एफर्ट लगेगी, पर 10-15 प्रैक्टिस नेगोशिएशंस के बाद ये नेचुरल हो जाएगा। रोज अपने आप से बोलो, आई आस्क, आई डोंट टेल, आई कोलैबोरेट, आई डोंट कमांड। 30 दिन में तुम्हारी एंटायर अप्रोच शिफ्ट हो जाएगी अग्रेसिव से कोलैबोरेटिव पे, और पैराडॉक्सिकली तुम्हें ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि लोग विलिंगली कोऑपरेट करते हैं जब उन्हें इन्वॉल्व फील हो। कमेंट में लिखो, आई आस्क हाउ, अगर तुम ये टेक्निक मास्टर करने कमिटेड हो। अब आती है 5वें फ्रेमवर्क पर जो काउंटर इंट्यूटिव है पर साइकोलॉजिकली डीप, द पावर ऑफ नो। और क्यों हाँ सुनना एक्चुअली तुम्हारी नेगोशिएशन को वीक बना सकता है। ये सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि जनरली सबको सिखाया जाता है कि नेगोशिएशन में यस एक्सट्रैक्ट करना है दूसरे पर्सन से। पर क्रिस वॉस का रेवोल्यूशनरी इनसाइट ये है कि नो इज ऑफन अ डिसीजन, अ प्रोटेक्शन, अ डिफेंस, but more importantly it's a sign that the real conversation is about to begin। मतलब जब दूसरा पर्सन नो बोलता है वो एक्चुअली अपनी ऑटोनॉमी असर्ट कर रहा है, अपने बाउंड्रीज डिफाइन कर रहा है, और ये हेल्दी है। जब तुम दूसरे पर्सन को नो बोलने की परमिशन देते हो वो लेस थ्रेटेंड फील करता है, ज्यादा कंट्रोल में फील करता है और पैराडॉक्सिकली ज्यादा कोऑपरेटिव बन जाता है। उल्टा जब तुम दूसरे को यस बोलने के लिए प्रेशर करते हो वो कॉर्नर्ड फील करता है और रेजिस्ट करता है। इसीलिए स्मार्ट नेगोशिएटर्स डेलिबरेटली नो ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछते हैं इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग यस। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्या आप अग्री हैं इस प्लान से, which forces a yes or creates resistance, तुम पूछो क्या आपको लगता है ये प्लान feasible नहीं है। This invites them to say no to the negative, which is psychologically easier, और वो अपने concerns शेयर करते हैं freely। इंडियन सेल्स में ये बहुत एप्लीकेबल है। टिपिकल सेल्स पर्सन क्या करता है, वो कस्टमर को यस लैडर पे चढ़ाने की कोशिश करता है। क्या आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए? हाँ। क्या आपको क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? हाँ।
तो ये प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट है ना? पर कस्टमर को लगता है ट्रैप्ड, मैनिपुलेटेड और वो बैकआउट करता है। स्मार्ट सेल्स पर्सन क्या करेगा? वो नो ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछेगा। क्या आपको लगता है अभी सही टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का? कस्टमर बोले, नहीं, एक्चुअली टाइम सही है पर बजट कंसर्न है। देखो, कस्टमर ने नो कहा कंफर्टेबली और एक्चुअल ऑब्जेक्शन शेयर कर दिया जो एड्रेस किया जा सकता है। फिर सेल्स पर्सन पूछेगा, क्या आपको लगता है ईएमआई ऑप्शन से भी ये अफोर्ड नहीं होगा? कस्टमर बोले, नहीं, वो तो पॉसिबल है पर मैं क्वालिटी के बारे में कंफर्म करना चाहता हूं। अनदर नो, अनदर रियल कंसर्न सर्फेस हुआ। अब सेल्स पर्सन प्रोडक्टिवली क्वालिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, टेस्टिमोनियल्स दिखा सकता है। ये ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन है जहां कस्टमर कंट्रोल में फील कर रहा है अपने नो से, पर एक्चुअली वो एंगेज हो रहा है और सेल्स पर्सन उसके रियल ऑब्जेक्शंस एड्रेस कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट दिस विद यस फोर्सिंग, जहां कस्टमर फेक ऑब्जेक्शंस देता रहता है या सिंपली अवॉइड करता है सेल्स पर्सन को। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ये पावरफुल है। सोचो, तुम्हें अपने स्पाउस से कुछ डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट। अगर तुम डायरेक्टली पूछो, क्या तुम मेरे साथ इस डिसीजन में अग्री करती हो, तो डिफेंसिव रिस्पॉन्स आ सकता है अगर वो पार्शियली डिसएग्री है। पर अगर तुम पूछो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कंसर्न्स इग्नोर कर रहा हूं इस डिसीजन में, वो बोले, नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे, बट मुझे लगता है एक एंगल और कंसिडर करना चाहिए। देखो, नो से कॉन्वर्सेशन ओपन हुआ, स्पाउस ने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया बिना डिफेंसिव हुए, और अब कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो सकती है। नो को एम्ब्रेस करना एक माइंडसेट शिफ्ट है। ज्यादातर लोग नो से डरते हैं, उसे रिजेक्शन समझते हैं, पर एक्चुअली नो इंफॉर्मेशन है, क्लैरिटी है, ऑनेस्टी है। जब कोई क्लियरली नो बोल दे तो तुम जानते हो कहां खड़े हो, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या एड्रेस करना है। वीग, मे बी या फोर्स्ड यस ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि तुम फॉल्स कॉन्फिडेंस में रहते हो। नो तुम्हें रियलिटी दिखाता है जिससे तुम एक्चुअली काम कर सकते हो। इसलिए डिलिबरेटली अपने क्वेश्चंस को नो फ्रेंडली बनाओ। हैव यू गिवन अप ऑन दिस प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? इज दिस अ बैड टाइम टू डिस्कस इंस्टेड ऑफ कैन वी टॉक नाउ? डू यू डिसएग्री विद माय अप्रोच इंस्टेड ऑफ डू यू अग्री? ये सटल रिफ्रीजिंग दूसरे पर्सन को परमिशन देती है ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड करने की। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, नेक्स्ट नेगोशिएशन या इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन से पहले अपने क्वेश्चंस को रीफ्रेम करो नो ओरिएंटेड मैनर में। आइडेंटिफाई करो कि तुम क्या जानना चाहते हो, फिर क्वेश्चन को नेगेटिव फ्रेम में पूछो जिससे दूसरा पर्सन नो बोल के एक्चुअली यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सके। और जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करो, कॉन्फिडेंटली नो बोलो विदाउट गिल्ट। नो तुम्हारा राइट है, तुम्हारी बाउंड्री है। जब तुम फ्रीली नो बोलना सीख जाओगे तो दूसरों को भी नो बोलने दोगे कंफर्टेबली, और ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट करेगा जो हेल्दी नेगोशिएशंस की नींव है। एक पावरफुल एक्सरसाइज है। अगले 7 दिन में कॉन्शियसली एटलीस्ट एक बार किसी रिक्वेस्ट को पोलाइटली पर फर्मली नो बोलो जो तुम्हें जेन्युइनली नहीं करनी चाहिए थी पर गिल्ट से हाँ बोल देते। ऑब्जर्व करो कैसे दुनिया खत्म नहीं होती, लोग रिस्पेक्ट करते हैं बाउंड्रीज को और तुम्हें एम्पावरमेंट फील होता है। नो इज नॉट नेगेटिव, इट्स क्लैरिटी, इट्स ऑनेस्टी, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रियल नेगोशिएशन। रोज खुद से बोलो, नो प्रोटेक्ट्स माय यस, नो क्लैरिफाइज माय प्रायोरिटीज, नो इज पावरफुल। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें नो बोलने में डिफिकल्टी होती है? सिर्फ हाँ या नहीं लिखो। यही वो लाइन है जहां से टैक्टिकल नेगोशिएशन टेक्निक आती है जो प्रैक्टिकल है हर सिचुएशन में। लास्ट टेक्निक जो सबसे प्रैक्टिकल है और इमीडिएटली यूज कर सकते हो, एक्करमैन बार्गेनिंग मॉडल। ये एक स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसी भी प्राइस नेगोशिएशन में यूज करने के लिए, जो साइकोलॉजिकली डिजाइन है दूसरे पर्सन को कंफर्टेबल फील कराते हुए भी तुम्हें बेस्ट डील दिलाने के लिए। क्रिस वॉस ने ये मॉडल परफेक्ट किया है एफबीआई में यूज कर। रियल एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्टेक्स्ट से। मीरा को एक सेकंड हैंड कार खरीदनी है। सेलर 3 लाख मांग रहा है, मीरा का टारगेट 2.2 लाख है। मीरा डायरेक्टली 2.2 ऑफर नहीं करेगी क्योंकि सेलर इंसल्ट फील करेगा और नेगोशिएशन क्लोज हो जाएगी। वो एक्करमैन मॉडल यूज करेगी। पहला ऑफर 1.43 लाख, 65% of 2.2। सर, मैंने मार्केट रिसर्च की है, सिमिलर कार्स इस प्राइस रेंज में मिल रही हैं, मैं 1.43 लाख ऑफर कर सकती हूँ। सेलर ऑब्वियसली बोलेगा, मैडम ये तो बहुत कम है, कार की कंडीशन एक्सीलेंट है, 2.9 लाख फाइनल। मीरा थोड़ा बढ़ाएगी, 1.87 लाख, 85% of 2.2। समझ सकती हूँ सर, पर मेरे बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, मैं मैक्सिमम 1.87 लाख तक जा सकती हूँ। सेलर फिर नेगोशिएट करेगा, मैडम 2.6 लाख से कम में मुश्किल है। मीरा फिर इंक्रीमेंट देगी, 2.09 लाख, 95%। सर, आप समझ रहे हैं, मैं जेन्युइनली स्ट्रेच कर रही हूँ, 2.09 लाख मेरा बेस्ट ऑफर है।
Seller अब seriously consider कर रहा है क्योंकि उसने देखा कि मीरा consistently बढ़ा रही है, serious buyer है। Last में मीरा precise number देगी और non-monetary add करेगी। Sir, last offer, 2,21,500 rupees और मैं cash payment करूंगी immediate। और अगर आपको कोई friend या family member को car बेचनी हो future में तो आपका reference दूंगी। Seller को लगेगा कि ये genuine final offer है, precise number से seriousness दिखी, cash payment attractive है और reference future business है। Chances बहुत ज़्यादा है कि वो 2.2 के आसपास settle कर लेगा। Ackerman model इतना effective क्यों है? पहला, ये calculated approach है, random haggling नहीं, तो तुम्हें confidence रहता है। दूसरा, increments gradually decrease करते हैं, जो signal करता है कि तुम अपनी limit पे आ रहे हो। तीसरा, precise final number research और seriousness show करती है। चौथा, non-monetary concession end में deal sweeten करता है, बिना extra पैसा लगाए तुम्हारे। इसमें patience भी जरूरी है, हर offer के बाद silence use करो, pressure मत लो immediately accept करने का, let the other person counter offer करे, process को respect करो। ये मॉडल सिर्फ बाइंग में नहीं, सेलिंग में भी काम करता है रिवर्स में। अगर तुम कुछ बेच रहे हो और बायर लो ऑफर करे, तुम ग्रेजुअली कम करते जाओ अपनी प्राइस पर सेम परसेंटेज लॉजिक यूज करके और फाइनल में प्रिसाइज नंबर पे अटको और वैल्यू ऐड दिखाओ। सैलरी नेगोशिएशन में भी अडेप्ट कर सकते हो। अगर कंपनी 8 लाख ऑफर करे और तुम्हारा टारगेट 12 लाख है, तुम पहले 14 लाख मांगो रीजंस के साथ, फिर नेगोशिएट करके 12.75 तक आओ। लास्ट में 12,35,000 प्रिसाइज फिगर दो विद जस्टिफिकेशन कि मार्केट रिसर्च और कंपरेबल रोल्स की बेस पे ये जस्टिफाइड है। प्रैक्टिकल एक्शन, इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने लायक। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्राइस नेगोशिएशन हो, चाहे प्रोडक्ट बाइंग हो, सर्विस नेगोशिएशन हो या वेंडर डीलिंग हो, कॉन्शियसली एक्करमैन मॉडल अप्लाई करो। पहले से कैलकुलेट कर लो तुम्हारा टारगेट क्या है, फिर 65%, 85%, 95% कैलकुलेट कर लो। लास्ट में प्रिसाइज फाइनल नंबर डिसाइड कर लो और एक नॉन मॉनेटरी स्वीटनर सोच लो जो तुम ऑफर कर सकते हो। इनिशियली ये मैकेनिकल लगेगा, पर 3-4 नेगोशिएशंस के बाद नेचुरल हो जाएगा। मेन बेनिफिट ये है कि तुम इमोशनल नहीं होगे नेगोशिएशन में, तुम्हारे पास क्लियर रोड मैप होगा और दूसरा पर्सन भी फील करेगा कि फेयर प्रोसेस हुआ। एक नेगोशिएशन जर्नल मेंटेन करो जहां हर नेगोशिएशन के बाद नोट करो क्या टारगेट था, क्या अचीव हुआ, कौन से टेक्निक्स काम किए, क्या इंप्रूव कर सकते थे। ये डेलिबरेट प्रैक्टिस तुम्हें रैपिडली बेटर नेगोशिएटर बनाएगा। रोज विजुअलाइजेशन करो एक सिनेरियो की जहां तुम कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट कर रहे हो ये टेक्निक्स यूज करके। ये मेंटल रिहर्सल एक्चुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। 90 दिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से नेगोशिएशन तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी वीकनेस से। कमेंट में लिखो आई नेगोशिएट स्मार्ट अगर तुम कमिटेड हो ये मॉडल सीरियसली प्रैक्टिस करने को। अब एक बार क्विकली सारे टेक्निक्स को रिकैप करते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहला था टैक्टिकल एम्पैथी, दूसरे पर्सन की पोजीशन, फियर्स और कंसर्न्स को जेन्युइनली समझना और एक्नॉलेज करना पहले अपनी डिमांड रखने से पहले। ये इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करता है जो लॉजिकल आर्गुमेंट से ज्यादा पावरफुल है। दूसरा था मिररिंग, दूसरे पर्सन के लास्ट वर्ड्स या बिहेवियर को सटली रिपीट करना जो अनकॉन्शियसली कंफर्ट और ओपननेस क्रिएट करता है और उन्हें इलैबोरेट करने पे मजबूर करता है। तीसरा था लेबलिंग इमोशंस, दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को एक्सप्लिसिटली वर्बलाइज करना जो उन्हें वैलिडेट फील कराता है और नेगेटिव इमोशंस को डिफ्यूज करता है, पॉजिटिव इमोशंस को रीइंफोर्स करता है। चौथा था कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, हाउ और व्हाट से शुरू होने वाले ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डालते हैं और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देते हैं जबकि तुम कॉन्वर्सेशन गाइड कर रहे हो। पांचवा था पावर ऑफ नो ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछना जो दूसरे पर्सन को कंफर्टेबल फील कराते हैं ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड करने में, और नो को इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करना, रिजेक्शन की तरह नहीं। और छठा था एक्करमैन मॉडल, प्राइस नेगोशिएशन के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला जो 65%, 85%, 95% इंक्रीमेंट्स यूज करता है, प्लस प्रिसाइज फाइनल नंबर और नॉन मॉनेटरी स्वीटनर के साथ। अगर तुम ये 6 टेक्निक्स को मास्टर कर लो और एथिकली यूज करो अपनी डेली लाइफ में, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, इन्फ्लुएंस और एबिलिटी टू गेट व्हाट यू वांट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगी नेक्स्ट 90 दिन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि नेगोशिएशन एक आर्ट नहीं सिर्फ, ये एक साइंस भी है जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ये मैनिपुलेशन नहीं है जब एथिकली यूज करो, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जो म्यूचुअल बेनिफिट क्रिएट करती है। स्कूल और कॉलेज में हमें सिखाया जाता है फैक्ट्स और लॉजिक से आर्ग्यू करना, पर रियल वर्ल्ड में डिसीजंस इमोशन से होते हैं और रिलेशनशिप से। जब तुम टैक्टिकल एम्पैथी यूज करते हो, तुम दूसरे को जेन्युइनली समझ रहे हो जो रिस्पेक्ट है। जब तुम कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछते हो, तुम दूसरे को इन्वॉल्व कर रहे हो जो कोलैबोरेशन है। जब तुम लेबलिंग करते हो, तुम ऑनेस्टी क्रिएट कर रहे हो। ये सब हेल्दी इंटरैक्शंस की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो
गिल्ट मत फील करो ये टेक्निक्स यूज करने में, बल्कि प्राउड फील करो कि तुम कॉन्शियसली बेटर कम्युनिकेटर बन रहे हो, जो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करता है, विन विन सॉल्यूशंस निकालता है और रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करता है बात मनवाते हुए भी। हर टेक्निक इनिशियली कॉन्शियस एफर्ट मांगती है, पर प्रैक्टिस से अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बन जाती है। जैसे ड्राइविंग सीखना, पहले हर गियर चेंज कॉन्शियस है, बाद में ऑटोमेटिक। अब तुमसे मेरी 3 छोटी रिक्वेस्ट्स हैं। पहली, कमेंट में बताओ कौन सी टेक्निक तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगी और तुम सबसे पहले कौन सी सिचुएशन में यूज करोगे। टैक्टिकल एम्पैथी, मिररिंग, लेबलिंग, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, पावर ऑफ नो या एक्करमैन मॉडल। ये पब्लिक कमिटमेंट तुम्हें अकाउंटेबल बनाएगी। दूसरी, क्या तुमने पहले कभी कॉन्शियसली नेगोशिएशन टेक्निक स्टडी की हैं या ये पहली बार सिस्टमैटिकली सीख रहे हो? बताओ ताकि मैं समझ सकूं ऑडियंस की करंट लेवल क्या है। तीसरी, नेक्स्ट तुम कौन सा टॉपिक देखना चाहोगे? एडवांस्ड परसुएशन टेक्निक्स, डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन से बचना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना या रॉबर्ट सियाल्डिनी के इन्फ्लुएंस प्रिंसिपल्स? कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि मैं पर्सनली पढ़ता हूं और तुम्हारी चॉइस से नेक्स्ट कंटेंट प्लान करता हूं। और हाँ, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, मतलब तुमने ऑलमोस्ट 27-28 मिनट इन्वेस्ट किए हैं ये नॉलेज में, तो जेन्युइनली थैंक यू। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है और तुमने AI आर्यन को दिया, दिस मीन्स अ लॉट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी करो प्लीज। लाइक बटन दबाने में 1 सेकंड लगता है, पर इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है, जो शायद कम्युनिकेशन में स्ट्रगल करते हैं, जो अपनी बात रखने में हेजिटेट करते हैं, जो नेगोशिएट करना सीखना चाहते हैं विदाउट बीइंग अग्रेसिव। तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, स्पेसिफिकली कौन सी टेक्निक ट्राई करोगे, और इस वीडियो को शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो हमेशा कहते हैं मुझसे बात नहीं मनवाई जाती या लोग मेरी सुनते ही नहीं। शेयरिंग इज केयरिंग, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज जितने लोगों तक पहुंचेगी उतना बेटर। और अगर तुम्हें ये नेगोशिएशन साइकोलॉजी कंटेंट पसंद आया तो AI आर्यन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम रेगुलरली साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, परसुएशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली प्रैक्टिकल कंटेंट लाते हैं, सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ, जिसे एक्चुअली रियल लाइफ में यूज कर सको। हम YouTube शॉर्ट्स भी बनाते हैं क्विक टिप्स के लिए, और जेन्युइनली हम मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज हैं, बस थोड़ा सा तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। हर सब्सक्राइब YouTube को बताता है ये चैनल ग्रो होना चाहिए। तुम एंटरटेनमेंट पे पैसे देते हो, यहाँ सिर्फ एक बटन है फ्री में जो लाइफ चेंजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स दे सकता है। तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो ताकि मिस ना हो कोई वैल्यूएबल कंटेंट। नेक्स्ट तुम्हें मैं रेकमेंड करूंगा एक और पावरफुल वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बनाई है, वो है बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डिटेल्ड ब्रेकडाउन, जिसमें हमने डिकोड किया है कि कैसे तुम बिना वर्ड्स के भी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो और दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ के उनके रियल इंटेंशन समझ सकते हो। अगर इस वीडियो में वर्बल नेगोशिएशन समझ आया तो उस वीडियो में नॉन वर्बल मास्टरी मिलेगी, जो कंप्लीट पैकेज है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और एंड स्क्रीन पे भी जरूर देखना, क्योंकि दोनों वीडियोस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट में एक पावरफुल रिमाइंडर जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, जितना कम तुम रिएक्ट करोगे डिफेंसिवली, उतना ज्यादा तुम पावरफुल नेगोशिएटर बनोगे, और जितना ज्यादा तुम सीखोगे साइकोलॉजी को, उतनी तेज तुम्हारी इन्फ्लुएंस ग्रो होगी। नेगोशिएशन लाइफ में हर जगह है। सैलरी डिस्कशन, वेंडर डीलिंग, फैमिली डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, हर जगह। अगर तुम ये स्किल मास्टर कर लो तो तुम्हारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, क्योंकि तुम अपनी लेजिटिमेट नीड्स कम्युनिकेट कर पाते हो विदाउट गिल्ट और विदाउट अग्रेशन। तो आज से शुरू करो, छोटी सिचुएशन से प्रैक्टिस करो, ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और 6 महीने में तुम खुद को ट्रांसफॉर्म पाओगे। ये था AI आर्यन और ये थी क्रिस वॉस की नेवर स्प्लिट द डिफरेंस से नेगोशिएशन साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल गाइड। उम्मीद है तुम्हें जेन्युइन वैल्यू मिली होगी जो कल से यूज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप नेगोशिएटिंग स्मार्टली, और याद रखना तुम सिर्फ एक कम्युनिकेटर नहीं हो, तुम एक स्किल्ड नेगोशिएटर बन रहे हो जो बिना लड़े अपनी लेजिटिमेट बात मनवा सकता है। नेगोशिएशन वॉर नहीं है, ये डांस है जहां दोनों पार्टनर्स को कंफर्टेबल होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, कमेंटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सीरियसली इंप्रूव करने की कमिटमेंट के लिए। यू ऑल आर अमेजिंग और तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस का रिजल्ट होगी। कल से जब भी कोई नेगोशिएशन सिचुएशन आए, कॉन्शियसली एक टेक्निक अप्लाई करो और देखना रिजल्ट्स। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, टेक्निक्स प्रैक्टिस करना मत भूलना रियल लाइफ में। कॉन्फिडेंस आएगा ग्रेजुअली। टेक केयर।